नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। देखिए, आज हम लोग 5 नंबर वाला प्रश्न करेंगे जो हो सकता है कि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत दिनों से नहीं पूछ रहा है। तो इस बार इसकी गारंटी है कि हो सकता है कि एग्जाम में आए। तो आपको हम ये 2 विधि से प्रूफ करके दिखाएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा उस विधि को याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है कि गॉस का प्रमेय लिखें तथा इसे सिद्ध करें। तो देखिए, गॉस का प्रमेय सबसे पहले आप लिख करके डैश देंगे, उसके बाद हमको सिद्ध करना है तो देखा जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख देना है गॉस प्रमेय। ठीक, गॉस प्रमेय इस प्रकार से लिख देंगे और लिख करके इसके बारे में आप जो भी परिभाषा देना है उसका परिभाषा बता दीजिए, यानी कि गॉस प्रमेय के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, गॉस प्रमेय क्या होता है। गॉस प्रमेय किसी बंद सतह के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई बंद सतह है और बंद सतह के अंदर में आवेश Q है, तो इससे जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा सतह से चारों तरफ गुजरेगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि यह फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। और इससे मतलब कोई बंद सतह है, कैसे फुटबॉल बंद सतह होता है, तो उस तरह से है। तो इससे चारों तरफ विद्युत क्षेत्र गुजरेगा तो कुछ ना कुछ फ्लक्स का मान होगा। तो जब आवेश किसी बंद सतह के अंदर में होता है तो इस संपूर्ण बंद सतह से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होता है, यानी कि जो फाई का मान होता है, वो बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो बंद सतह के भीतर कितना आवेश है? Q है। तो Q का एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमारा गॉस प्रमेय है। तो गॉस प्रमेय लिखते कैसे हैं शब्दों में? तो इसका बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में, जैसे चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, ठीक, विद्युत क्षेत्र है और उसमें एक तल है। उसमें क्या है? एक तल है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का, बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का मान गुना 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमारा गॉस प्रमेय है। नहीं समझे? बड़ा सिंपल सा परिभाषा है। जैसे आवेश है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई सतह है, बंद सतह, तो इस संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना है? Q गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। इसी को तो हम बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हो गया, ये हमारा गॉस प्रमेय है। ठीक, इसके बाद देखिए इसका दूसरा पोर्शन देखिए। दूसरा पोर्शन कह रहा है कि तथा इसे सिद्ध करें। गॉस प्रमेय को क्या करना है? सिद्ध भी करना है। तो चलिए सिद्ध करना है। जैसे कि हम बताए हैं कि इसको कई विधि से प्रूफ करेंगे हम लोग? 2 विधि से। तो पहला विधि देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला विधि बड़ा आसान है। तो इसको बताने के लिए आपको पहले 2 बातें हम बता देते हैं, जैसे कि ताकि आपको इसको प्रूफ करने में मतलब समझने में हेल्प मिले। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है और आवेश Q से R दूरी पर यहाँ मान लीजिए कि कोई भी बिंदु है, A B C P कुछ भी मान लीजिए, और इसके डायरेक्शन में एक इकाई सदिश r कैप है। तो किसी भी आवेश Q से R दूरी पर किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है, आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर Q बटा में R स्क्वायर होता है। यदि इसी फार्मूला को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो इसी फार्मूला को आप सदिश रूप में यदि व्यक्त करते हैं, यह फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q बटा में R स्क्वायर, और यहाँ पर आप R कैप दे सकते हैं। R कैप जो है हमारा एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि इकाई सदिश है जो बिंदु Q और P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। ठीक ना? तो R कैप हमारा एक इकाई सदिश है, ये आप याद रखिएगा। फिर यह याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर आपका B है। ये 11th क्लास का ऐसे टॉपिक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको जब हम प्रूफ करना शुरू करें ना तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो जब 2 वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाते हैं, वेक्टर माने सदिश, तो इनके डॉट प्रोडक्ट का जो मान होता है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर हम लिखते हैं मोड ऑफ वेक्टर A और इनटू में मोड ऑफ वेक्टर B और इनटू में हमारा कोस थीटा होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर मोड ऑफ A का वैल्यू A हो जाएगा, मोड ऑफ B का वैल्यू B हो जाएगा और ये मेरा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है? तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है मेरा A डॉट B बराबर AB कोस थीटा होता है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, बोलो।
बस खाली तकाना था तुमको, पापा क्या, कुछ नहीं करना। बोलो आगे बोलो, क्या बात है। क्या तुम्हारा गेंदा कहाँ गया? बोले थे ना कि गेंदा इधर मत फेंकना, नहीं फेंकना इधर गेंदा, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी कोस थीटा, या इसी को मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा लिखते हैं। और देखिए एक और चीज जान लीजिए कि जो आर कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, और किसी भी यूनिट वेक्टर का आप मोड निकालिएगा तो उसका वैल्यू 1 आता है। किसी भी, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो यूनिट वेक्टर, उसका मोड हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो एन कैप का आप मोड निकालिएगा तो 1 आएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक ना। 2 बातें याद रखना है, इसके बाद ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। चलिए, तो हम अपना क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है मेरा, इसे सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करने के लिए पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो गोला बना लेते हैं। बंद सतह, चारों तरफ से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हम गोलीय सतह बना लेते हैं। इस गोला का जो केंद्र होगा उसको हम मान लेते हैं कि केंद्र इसका वो है, और केंद्र पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है। इससे हम आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? एक बिंदु लिख लेते हैं, ठीक है। हम बिंदु लिख लेते हैं। तो आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होगा चारों दिशाओं में जाएगा। आवेश से विद्युत क्षेत्र चारों दिशाओं में जाएगा। अच्छा, आवेश Q जो है हमारा केंद्र पर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम लोग r मान लेते हैं, और इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम लोग r कैप मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक खींच देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से इस प्रकार से। तो किसी भी गोला की सभी त्रिज्या आपस में समान ही होती है, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसके पीछे बनाने का मेरा उद्देश्य है कि हमको यहाँ पर इस गोला का एक छोटा सा क्षेत्रफल काटना है। इस गोला का एक छोटा सा क्षेत्रफल काटना है, और इस क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं कि ds है, वेक्टर ds है। और ds बराबर मेरा होता है ds n कैप होता है। ds बराबर ds n कैप होता है। इतना हम लोग के डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद जो डायग्राम में है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं कि माना कि आर त्रिज्या वाला कोई एक बंद गोलीय सतह है, बंद एक गोलीय सतह है जिसकी केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक। फिर देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र इससे जो उत्पन्न होगा आवेश क्यू से चारों दिशा में गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा, इधर से, मतलब कि सभी तरफ से गुजरता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके एक छोटे से भाग जो हम लोग जिसको ds माने हैं, उससे गुजरने वाला सबसे पहले विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो छोटा सा भाग ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो मेरा होगा, देखिए हम पिछला वीडियो में विद्युत फ्लक्स का आपको परिभाषा बताए थे, यदि आपको याद होगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो देखिए यहाँ पर जैसे किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो होता है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल और गुना में विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये जो मेरा छोटा सा क्षेत्रफल है इसका नाम ds है। तो इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा बहुत कम होगा, तो इसको हम d फाई लिखते हैं। छोटा सा भाग ds से गुजरने वाला जो मेरा फ्लक्स होगा उसको हम d फाई लिखते हैं, क्योंकि देखिए पूरा गोला से फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, केवल छोटा सा क्षेत्रफल ds से गुजर रहा है। तो परिभाषा के अनुसार होता है क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, तो E डॉट ds हो जाएगा। अब देखिए E डॉट ds का जो हम लोग मान लिखेंगे, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, E जो है इस आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में r स्क्वायर, और यहाँ पर r कैप लिखेंगे। r कैप अब ये कैसे लिखेंगे, तभी हम बताए थे कि किसी भी आवेश Q से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r स्क्वायर और r कैप होता है। फिर देखिए ds का जो मान है ये मेरा है आपका dsn कैप है, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि d फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q बटा में r स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ds, और ये मेरा हो जाएगा वेक्टर r डॉट n कैप हो जाएगा। अब देखिए आपको जैसा कि हम अभी फार्मूला बताए थे आपको, जरा से देखिए फार्मूला पर ध्यान दीजिए, जो अलग से ही बताया था ना उसको फिर से हम एक बार रिमाइंड कर रहे हैं। जैसा कि फार्मूला में जानते हैं कि A डॉट बी बराबर फार्मूला होता है मेरा
मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर बी, और ये हमारा कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है। ठीक, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ जो r डॉट इन है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए इधर लिखते हैं। तो देखिए साइड में लिख देंगे जगह बचा करके। यार देखिए हम साइड में समझा देते हैं। जैसे यहीं पर जैसे मान लीजिए कि लिखेंगे वेक्टर r डॉट वेक्टर n का बराबर हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर r मोड ऑफ वेक्टर n, और ये हमारा कोस थीटा, कोस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे r जो है और जो n कैप है दोनों को दोनों एक ही दिशा में है। तो जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कोस 0 लिखेंगे। अब देखिए मोड ऑफ आर, तो मोड ऑफ आर कैप जो है, तो चूंकि आर कैप इकाई सदिश है और इकाई सदिश का परिभाषा होता है कि वैसा वेक्टर जिसका मोड 1 होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। एन कैप भी इकाई सदिश है और कोस 0 का मान 1 होता है। तो मेरा जो आर डॉट एन का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आर डॉट एन का बराबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से आर डॉट एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर हम लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, बहुत आसान है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी फाई बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और इनटू में यहाँ क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ मेरा यहाँ डी एस, और यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा। जैसा कि अभी बताया कि आर डॉट एन बराबर 1 होता है। कैसे, तो यहाँ पर बता दिए साइड में। तो यहाँ से मेरा डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और इनटू में क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ मेरा डी एस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चूंकि ई जो हम लोग फ्लक्स निकाले हैं ना, डी फाई बराबर छोटा सा क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकाले। इस संपूर्ण गोलीय सतह में क्या यही एक छोटा सा एरिया ds ही होगा कि ऐसा ऐसा बहुत सारा एरिया होगा? आप कहेंगे कि सर इस प्रकार की बहुत सारे एरिया होंगे। इस प्रकार से देखिए बहुत सारा हम ऐसा ऐसा ds एरिया काट सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से बहुत सारे दो त्रिज्याओं के बीच में बहुत सारा इस प्रकार के क्षेत्रफल काट सकते हैं। तो जितना भी ये क्षेत्रफल होगा ds जो हम लोग काटेंगे तो उस सब से गुजरने वाला फ्लक्स का मान इतना ही होगा। लेकिन ऐसा ऐसा इसमें कै गो क्षेत्रफल होगा कि आपको मालूम है? तो कहिए कि नहीं मालूम है सर। तो नहीं मालूम है तो आखिर हम निकालेंगे इसको कैसे? तो देखिए इसके जैसे एक छोटे से भाग से हमको फ्लक्स मालूम हो गया, ऐसा ऐसा कै गो इसमें एरिया है आपको नहीं पता है। तो जब ऐसा रहे, देखिए हमको पूरा इसका एरिया मालूम है कि पूरा जो गोला है तो पूरा गोला का क्षेत्रफल होता है s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। हमको संपूर्ण गोला का क्षेत्रफल भी मालूम है। सबसे छोटा जो टुकड़ा है ds उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी मालूम है। लेकिन ऐसा ऐसा कई गो क्षेत्रफल हमको मालूम नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में कि जब सबसे छोटका मालूम रहे और सबसे बड़का मालूम रहे लेकिन कई गो ऐसा नहीं मालूम रहे तो पूरा में निकाल लगे इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे कि इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होता है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट मतलब कि इसमें दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। देखिए भाषा जो है ना, कैसे कब क्या लिखना है वो सब पीडीएफ में सुंदर से दिया गया है। जिन विद्यार्थियों को भी पीडीएफ नोट चाहिए वो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, ठीक ना, आपको मिल जाएगा 74 88 45 53 17। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिए या कॉल के माध्यम से संपर्क कीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। कुछ उस पर ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। संपूर्ण गोले से होकर फ्लक्स निकालना है, इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई लिख देंगे। और चूंकि इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं किसी बंद सतह के लिए कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आप इस प्रकार से गोल घेर दीजिएगा। और सतह के लिए है जिसका सरफेस लिख देंगे, इस लिख देंगे, और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देंगे। हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और इनटू में क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ मेरा डी एस हो जाएगा, और यहाँ एस लिख देंगे, और यहाँ से हम लोग इस प्रकार से बंद कर देंगे। बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो समाकलन कर रहे हैं किसी बंद सतह के लिए कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। ठीक है,
अब देखिए डी फाई का जो इंटीग्रेशन होता है मेरा फाई होता है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है। इसमें जो मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है इसको बाहर निकाल देंगे और Q/r² को भी बाहर निकाल देंगे। अंदर में मेरा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचेगा, यहाँ पे एस लिखेंगे और यहाँ क्लोज का साइन दे देंगे। देखिए डी के साथ जो रहता है ना केवल उसी का इंटीग्रेशन होता है। जैसे डी के साथ एस है तो एस वाला का होता है और बिना एस वाला सब बाहर निकल जाता है। तो ये सब बिना एस वाला था, ये सब में एस था ही नहीं, तो सब बाहर निकल गया। चलिए अब हम लोग आ गए हैं, दम मंजिल के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और इंटू में Q/r²। और जैसा कि ds का इंटीग्रेशन s होता है और देखिए s जो है उससे गोलीय सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि सरफेस एरिया है। और किसी भी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त? 4πr² होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। और यहाँ पर हमारा एस के जगह क्या लिखा जाएगा? 4πr² लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो मेरा यहाँ बचेगा क्या? देखिए तो मेरा एक चीज यहाँ पर बच रहा है आपका, यहाँ पर देखिए फाई बराबर, यहाँ एक चीज मेरा बच रहा है Q और एक चीज देखिए यहाँ बच रहा है 1/एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ गुना करके लिख देंगे 1/एप्सिलॉन नोट। यही देखिए हम लोग को प्रूफ करना था और बड़ा ही आराम से प्रूफ हो गया। और जैसा कि हम आपको बोले थे कि इसको दो विधि से प्रूफ किया जा सकता है, तो चलिए एक विधि से तो हम प्रूफ कर दिए, अब एक और विधि से प्रूफ करते हैं। जो आपको बेस्ट लगे वही आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना? क्योंकि हर विद्यार्थी को हर चीज पसंद आता नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जरूर पसंद आता है। तो जो पसंद आए वो उसी को आप कीजिए, याद रखिए, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, आपकी दूसरा विधि से बनाते हैं। दूसरा विधि से बनाने के लिए आपकी जो फिगर जो है मेरा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बनेगा, बेढंगा टाइप के दाम, जैसे जैसे इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक ना? क्योंकि जो गॉस प्रमेय है ना वो सभी प्रकार के बंद सतहों के लिए लागू होता है। गॉस प्रमेय जो है हमारा सभी प्रकार के बंद सतहों के लिए लागू होता है। चलिए ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा बेढाप टाइप के दाम ऐसे, चलिए ठीक रहा है। इस प्रकार के हम गॉसीय मतलब बंद सतह को बना रहे हैं और इस बंद सतह का नाम हम फिर से एस ही रखेंगे। इस बंद सतह का क्षेत्रफल जो नाम है एस रख देते हैं। हम क्या करते हैं कि बंद सतह के अंदर में यहाँ पर आप एस क्यू रख देते हैं। देखिए एकदम नजदीक में रखे यहाँ पर, ठीक ना? तो अब एस क्यू रख दिए हैं। इससे जो विद्युत क्षेत्र इसे जाएगा तो इसको आप दे दीजिए कि विद्युत क्षेत्र हमारा ई जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इसको मिला देंगे और यहाँ से भी इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक। ई वाला जो है यहाँ पर हम बिंदु कोई मान लेते हैं कि बिंदु पी है और यहाँ पर कोई एरिया मान लेते हैं। इसे एरिया का हम मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर एरिया डी ए है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र के साथ मान लेते हैं कि थीटा कोण बना रहा है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका बिंदु ओ है और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच का दूरी है बिंदु पी से यहाँ तक, इसको हम लोग आर मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से इसका एक क्षेत्रफल काट लेते हैं। इस प्रकार से इसका हम एक क्षेत्रफल काट लेते हैं। याद रखिएगा ये क्षेत्रफल आप उसमें भी हम काटे थे अभी, ठीक ना? इसमें भी एक हम छोटा क्षेत्रफल काट ले रहे हैं, इसका जो सतह है इसका बिंदु पी यहाँ पर, ठीक। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि किसी भी सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है E/A होता है। ए जहाँ उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, लेकिन ये जो पूरा जो सतह है इसका पूरा क्षेत्रफल का सतह होगा ए और हम लोग इसका एक छोटा सा एरिया काटे हैं तो उस एरिया का नाम है डी ए, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। यहाँ पर बिंदु पी याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लिखना होता है कि माना कि एक बंद सतह है जिसके अंदर में कोई आवेश Q बिंदु O पर स्थित है तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक। इतना आपको मान के लिखना पड़ेगा। तथा इसका अल्प क्षेत्रफल dA है जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। मतलब इस प्रकार से भाषा मान के लिखते हैं, ये जरूरी होता है। बिना भाषा मान के लिखे हुए बनाइएगा दिक्कत हो जाए। और यही भाषा पीडीएफ नोट्स में भी सुंदर से लिखा हुआ है तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा सा क्षेत्रफल जो हम काटे हैं डीए, ये छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स जो है मेरा डी फाई होगा, जिसका वैल्यू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है, ठीक।
तो यहाँ से ई डॉट डी ए का वैल्यू मेरा हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। जैसे अभी आपको बताया था ना पीछे कि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, उसी तरह से ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, क्योंकि अभी हम पीछे बताए थे कि किसी भी आवेश Q से R दूरी पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। तो जो मेरा आवेश Q है, इससे R दूरी पर जो बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा मेरा? विद्युत क्षेत्र का मान जैसा कि हम आपको बताए हैं, तो विद्युत क्षेत्र E का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बटा में इंटू में Q बटा R स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा डी ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि हमको जो है संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्रॉस पर में जो है किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की जानकारी देता है। तो इसके बाद हम लोग इस संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले लिखना पड़ता है कि संपूर्ण गॉसीय सतह या बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, भाषा लिखते हैं, ये सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, इतना हम विस्तार से लिखेंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो इसके बाद भाषा लिखते हैं, यहाँ पर हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं। हमें मतलब यहाँ भाषा लिखना है कि संपूर्ण गॉसीय सतह या संपूर्ण बंद सतह ए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और चूंकि यहाँ बंद सतह के लिए करते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू में Q बटा R स्क्वायर ए, और इंटू में मेरा हो जाएगा डी ए कोस थीटा हो जाएगा, डी ए कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा, देखिए और यहाँ के लिख रहे हैं। और हाँ देखिए, इसमें एक चीज यहाँ पर छूट गया है, यहाँ जो मेरा एंगल बनता है ना, यहाँ पर जो एंगल बनता है ठोस कोण, इस एंगल को, यहाँ वाला जो एंगल है इसको लिखते हैं डी ओमेगा लिखते हैं। इस एंगल क्या लिखते हैं? डी ओमेगा लिखते हैं। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर एंगल जो बनता है डी ओमेगा, ठीक, वो लिख लीजिएगा। जो इसमें हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इधर भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिख देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें कांस्टेंट चीज को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट चीज जो इसमें मेरा जो है उसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डी फाई का इंटीग्रेशन मेरा फाई होता है, तो लिख देंगे फाई। यहाँ से हम बाहर निकाल रहे हैं किसको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू में Q को हम बाहर निकाल देते हैं। अंदर में देखिए इसमें बचेगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा डी ए कोस थीटा और बटा में मेरा R स्क्वायर, डी ए कोस थीटा बटा में मेरा R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आपको एगो फार्मूला बताते हैं, ठोस कोण का एगो फार्मूला होता है जो हम लोग जानते हैं कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा बटा में R स्क्वायर होता है, डी ए कोस थीटा बटा में R स्क्वायर होता है। ये मेरा ठोस कोण का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को तो हम बाहर निकाल दिए हैं, मेरे अंदर में डी ए कोस थीटा बटा में R स्क्वायर है। और देखिए यहाँ बताए हैं कि डी ए कोस थीटा बटा R स्क्वायर जो है मेरा डी ओमेगा के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, तो वहां पर हम लिखेंगे अब डी ओमेगा लिखेंगे, डी ओमेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और मेरा Q है, और अंदर में मेरा क्या हो जाएगा, अंदर मेरा हो जाएगा यहाँ डी ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ सरफेस एरिया के लिए लिखते हैं। इसी में चलिए और आगे बढ़ते हैं, इधर ही थोड़ा सा जगह है पर्याप्त, इतना जगह है भाई इसके लिए। तो यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू में मेरा यहाँ Q हो गया, यहाँ पर डी ओमेगा का मेरा हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाता है मेरा? ओमेगा हो जाएगा। लिख दिए डी ओमेगा को ओमेगा। अब देखिए कहिए सर ओमेगा इसमें ठोस कोण होता है, तो ठोस कोण का वैल्यू जो होता है ना मेरा, ओमेगा का वैल्यू ये होता है 4 पाई के बराबर होता है। ठोस कोण का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Q, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि ओमेगा बराबर मेरा 4 पाई होता है। ठीक है,
तो इसके बाद देखिए कट रहा है 4 पाई से 4 पाई मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा क्यू। तो देखिए मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा दोस्त यहाँ देखिए मेरे पास जो बच के आया है वो मेरे पास बचा है फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्यू। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, Q/एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। अब बताइए हम क्या विधि से प्रूफ कर दिए भाई, इसको हम 2 विधि से प्रूफ कर दिए। तो गॉस प्रमेय आपका 2 विधि से प्रूफ हो गया। आपको जो भी अच्छा लगा हो आप उसी से बनाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में नहीं कहता है कि विधि से सिद्ध कीजिए कि वो विधि से, एग्जाम में केवल यह कहता है कि आप इसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध किसी भी विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में एक नए 5 नंबरिया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।